नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैप्टर को आगे की तरफ लेते हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है और एक नहीं, ये 2 कोडों में क्या है इसके बारे में जानकारी पूछी जाती है। इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सिर्फ आज एक ही क्वेश्चन करेंगे कि भाई मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट्स। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभ को सहारा देना पड़ता है, उसी प्रकार मानव विकास के लिए भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। तो हम यहाँ पर क्या है कि भी जैसे कि यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया, जो इमारत होती है उसके लिए भी स्तंभ होते हैं, यानी कि पिलर होते हैं, वो पिलरों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से यदि हम मानव विकास करना चाहते हैं तो हमें कुछ है ये इनके अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। इन्हीं को क्या मानव विकास के 4 स्तंभ कहा जाता है: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण भी। ठीक है, तो हम समता का आशय प्रत्येक वस्तु को अवसर उपलब्ध कराने के लिए समान पहुंच की व्यवस्था हो। लोगों के लिए जो उपलब्ध अवसर होते हैं लिंग, प्रजाति, आयु और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, फिर भी लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं समानता का मतलब क्या होता है। जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों तक जो सबकी पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या है, लोगों को क्या किसी लिंग, जाति, आय या फिर क्या है उसकी प्रजाति के आधार पर क्या है आप लोग उसके साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में भारत में तो ये क्या है भेदभाव आपको देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी भारत ने क्या इनको कम करने के प्रयत्न किए गए हैं। क्योंकि जो हमारा जो पहला जो फंडामेंटल राइट्स होता है, जो है राइट टू इक्वलिटी होता है, उसमें इसी प्रकार की विशेषता बताएगी। जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, 14 से लेकर 18 तक क्या हमें इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय में विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। तो ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता चलना चाहिए। भारत में स्त्री और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय में विरत रहते हैं, क्योंकि ये पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किसी भी प्रकार के इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करती है। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा रखा भी, जैसे कि भी एक स्कूल में हम बात करेंगे, जैसे विद्यार्थियों की बात करेंगे, तो हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे उसमें किस वर्ग से क्या वो विद्यार्थी आते हैं, अमीर, गरीब, या फिर क्या हम क्या कह सकते हैं, कोई बेस ले सकते हैं धर्म, जाति के आधार पर। तो उसके बाद क्या हम उसके कारणों का पता करने का प्रयत्न करेंगे भी, क्या कारण है कि क्यों नहीं आ रहे। अब नॉर्मल चीज़ हम अभी जानते हैं कि जो हमारे पिछड़े हुए वर्ग होते हैं, जो निम्न जाति के जो व्यक्ति होते हैं, हमें क्या है कि वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक पैटर्न कि भी जो गरीब है वहाँ पर जो उनकी संख्या विद्यालयों के अंदर वो कम देखने को मिलती है। अब यदि वो स्कूल में नहीं आएंगे तो जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे और वो क्या अपने विकल्पों को अच्छी प्रकार से चुन नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है कि भी जो मानव विकास की बात करते हैं तो मानव विकास क्या है वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल पाएगा भी। उसके बाद है निर्वहन का अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, सतपोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरण, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करता है। जो दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि भाई हमें क्या है सतपोषणीयता विकास करना चाहिए। सतपोषणीयता विकास का मतलब क्या आता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी हमें क्या है कुछ बचा के रखना चाहिए। अब देखो, सीधी सी बात है कि भाई क्या है ये जो अवसर है हमें लगातार मिलने चाहिए। लगातार आपको कब मिल सकते हैं, जब आप इसको क्या अच्छी प्रकार से यूज़ करेंगे और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी क्या है अवसर देंगे कि आप भी इन रिसोर्सेज का उपयोग कर लें। ठीक है, यानी कि एक और जो सिंपल बात है कि भी जिस सारी की सारी जो पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग है हमें भविष्य की जो पीढ़ी होती है उनको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। क्योंकि जो पर्यावरण है वो हमारे सब का, हमारा भी है, हमारे आने वाली जनरेशन का भी है। तो हमें उनको इस प्रकार से उपयोग करना ताकि वो भी आने वाले समय में अच्छी प्रकार से इनका यूज करते चले जाएं। अगर हमें इनका दुरुपयोग करेंगे तो सीधी सी बात है जो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएगी और हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास की वहाँ पर पूर्ति नहीं हो सकती, मानव विकास वहाँ पर नहीं हो सकता। अब जैसे कि बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर प्राप्त समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के अवसर और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या एक एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया कि जैसे एक बालिका होती है, यदि हम उसको स्कूल में नहीं जाने देते, ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। यदि बालिका को स्कूल में नहीं भेजता, और कौन नहीं भेजता, पूरा का पूरा एक समुदाय है, यानी कि हम रिलीजन बेस कह सकते हैं, कास्ट बेस कह सकते हैं कि वो क्या उनको स्कूल में नहीं जाने देता। अब सीधे सिंपल सी बात है, अगर वो स्कूल में नहीं जाएगी तो क्या है
वो क्या कर लेगी, अपने लिए बहुत सारे अवसर क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। अब जैसे उसके लिए अवसर समाप्त होंगे तो सीधी सी बात है उसकी वृत्ति का मतलब उसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसके सामने क्या विकल्प बहुत कम देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ यदि वो क्या पढ़ लिख नहीं पाती है तो उसके साथ साथ है उसके जीवन के अन्य पक्ष होते हैं वो भी काफ़ी हद तक उसके प्रभावित होंगे। ठीक है। अतः प्रत्येक पीढ़ी को क्या करना चाहिए, हमें विकल्प सुनिश्चित करना चाहिए ताकि क्या है सभी को शिक्षा भी मिलनी चाहिए। शिक्षा लेंगे तो क्या मानव को विकास करेंगे, अगर ऐसा नहीं कर पाते तो मानव विकास वहाँ पर नहीं होगा भी। उसके बाद है थर्ड नंबर आता है इसमें उत्पादकता का नंबर आता है। उत्पादकता का मतलब क्या होता है, देखिए हम बात करते हैं उत्पादकता। उत्पादकता का क्या अर्थ होता है कि मानव श्रम की उत्पादकता का। यहाँ पर उत्पादकता का मतलब क्या है, वो प्रोडक्शन नहीं है जो हम सोचते हैं। यहाँ पर मानव श्रम की उत्पादकता से अथवा मानव के कार्य के संदर्भ में उत्पादकता होती है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके एक ऐसी उत्पादकता में क्या है निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में उनकी कार्यक्षमता को बेहतर किया जा सकता है। देखो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कार्यक्षमता क्या हमने डेवलप करनी है। अब देखो डेवलपमेंट किस प्रकार से की जा सकती है। अब एक बात है कि भाई यदि हमारे देश में चिकित्सा सुविधा अच्छी होगी, हमारे यहाँ पर शिक्षा अच्छी होगी, तो हम क्या उसको अच्छी प्रकार से एजुकेटेड कर पाएंगे, उसको क्या है बीमारियों से भी बचा पाएंगे। तो वो देश के लिए क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या है इनकम अर्न करेगा। यदि वो इनकम प्राप्त करेगा तो सीधे तौर पर क्या है जो डेवलपमेंट की बात करें अब तो वो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा। तो इसी बेस के ऊपर क्या है हमें मानव की क्षमताओं में लगातार वृद्धि करते रहना चाहिए। क्योंकि एक देश के अंदर जब हम बात करते हैं कौन है कमाने वाला, तो मनुष्य ही है। तो मानव ही है तो काम करने वाला, जो काम रिसोर्सेज की बात करें किसके लिए, मनुष्य के लिए। कौन करेगा उनके लिए कार्य, कौन करेगा उन कार्य को, तो सारे के सारे जो कार्य हैं वो मनुष्य के द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जैसे कि हम बात करें, देखो ये जो सारे की सारी जो चीज़ें हैं मनुष्य एक जो देश के लिए क्या है जो सबसे बड़ा संसाधन क्या है, तो वो क्या है एक मानव ही है उसके लिए सबसे बड़ा संसाधन है। क्योंकि वही तो उपयोग करने वाले अन्य प्रकार के संसाधनों को। अब एक व्यक्ति है जैसे मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा कि वो लगातार बीमार होता रहता है, वो क्या तो वो काम नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर क्या है अच्छी प्रकार से क्या है वो अर्न नहीं कर पाएगा, इनकम नहीं प्राप्त कर पाएगा। सीधे तौर पर जो इफेक्ट होती है वो डेवलपमेंट को क्या प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए क्या है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य की जो है लगातार क्षमताओं में वृद्धि करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि मैक्सिमम आपको दे सकता है, कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करके देगा। किसी भी चीज़ के अंदर सेवाओं की बात करें, किसी वस्तुओं के उत्पादन की बात करें तो वो अपना 100% देगा, जिससे क्या है कि भाई ये हमारे जो है आर्थिक विकास को बढ़ोतरी मिलेगी और इसके साथ साथ मानव विकास को भी बढ़ोतरी मिलेगी। सबसे लास्ट में जो है सशक्तिकरण होता है। सशक्तिकरण क्या, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना होता है। ऐसी शक्ति बढ़ती है वो स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों को सशक्तिकरण का विशेष महत्व देना चाहिए। देखो सशक्तिकरण क्या है, मुख्य तौर पर आपने ध्यान रखना कि बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं के लिए शब्द उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सशक्तिकरण का है विकल्प चुनने के लिए क्या हमें हमें मौका मिलना चाहिए, हमारे पास क्या शक्ति होनी चाहिए कि हमें भी अवसर मिले। जैसे ऊपर की तरफ बात किया कि जाने नहीं दिया जाता विद्यालय में, तो लड़कियों के पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो आगे पढ़ना चाहती तो पढ़े, अगर नहीं पर कहाँ जाना चाहती है तो उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। वो स्कूल में जाना चाहती हैं, उसके बाद कॉलेज के बाद क्या क्या पढ़ना चाहती हैं, तो वो उनके पास ऑप्शन बहुत बड़ी मात्रा में और उपलब्ध होना चाहिए, वो क्या इसका यूज कर सकें। तो यदि ये सब स्वतंत्रता मिलती है तो उनकी क्षमताओं में वृद्धि होती रहेगी भी। ठीक है। इसको जो है हम जो बात करते हैं सशक्तिकरण को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी। और ये रणनीतियाँ क्या है, विशेष तौर पर इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाएं होती है या फिर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूह हो सकते हैं, उनको विशेष महत्व होता है कि वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए क्या हमने कुछ न कुछ रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी ताकि वो क्या उनको ऊपर की वो तरफ लेके आया जा सके भाई। इसके बाद है तो लास्ट में दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। देखो जो सबसे पहले जो उपागम था हमारा समानता का उपागम था, जिसमें क्या है कि भाई हमें क्या है संसाधनों तक सबकी पहुँच क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या है बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे लिंग है, जाति है, प्रजाति है, तो उसके आधार पर क्या है उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भारत क्या है ये सुनिश्चित करता है हमारे 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल को भाई। उसके बाद हमारा जो दूसरा उपागम है सतत पोषणीयता विकास का। सतत पोषणीयता की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब क्या कि हमें रिसोर्सेज को इस प्रकार से
यूज़ करना है कि भाई आने वाली पीढ़ियों को भी हम दे सकें, ताकि क्या है कि जो अवसर हैं जो निरंतर लोगों को मिलते रहें और उसमें क्या कमी न देखने को न मिले भी। तीसरे नंबर पर बात आते हैं हम उत्पादकता। तो उत्पादकता का यहाँ पर मतलब होता है मानव विकास में वो मानव श्रम के मतलब मानव श्रम की जो क्षमता में होता है, यानी कि जो कार्य करने की क्षमता आती है उसके अंदर क्या मनुष्य के डेवलपमेंट करके उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करके, और ये हम उसको क्या है उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। और ये हम तभी कर सकते हैं मुख्य तौर पर जब हम उसके ऊपर क्या निर्वहन करेंगे, उसमें वे हमारा जो पैसा लगाएंगे जिसमें क्या है शिक्षा और हमारे स्वास्थ्य है या अन्य प्रकार की जो सुविधाओं की बात करेंगे वो सुविधाएंगे, जिसकी वजह से क्या वो मानव विकास को प्राप्त करेगा। और सबसे लास्ट में सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में होता है कि जो है विकल्प चुनने के अवसर हमें क्या अवसर मिलने चाहिए, जिसमें क्या है कि भी सभी जो समुदाय को, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो या जो कुछ विशेष तौर पर जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ ग्रुप है, उनको क्या विशेष तौर पर कुछ अलग से अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि वो क्या भी वो भी अपने आप को क्या अवसर चुने और क्या अपने आप को क्या मानव विकास में योगदान दे। देखो एक सिंपल सी बात है, हम पुरुष और स्त्री, दूसरे नंबर पर कह सकते हैं अमीर और गरीब। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में हमने अभी आपके थोड़ा सा पढ़ा था कि डेवलपमेंट तभी होगा जब ओवरऑल जो है कंडीशंस क्या हों वो हमारी क्या होंगी, इम्प्रूवमेंट होंगी। यदि हम आप पुरुषों को ले लें, यदि आप पुरुषों को लेकर के आगे बढ़ते चले गए, अभी पुरुष को हम डेवलप कर दिया तो हमारा जो देश डेवलप्ड हो जाएगा, तो हमारी ये सोच है। तो हमें क्या है पुरुष के साथ साथ जो महिलाओं को भी क्या है बराबर में लेके जाना पड़ेगा, और अगर दोनों जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो मानव विकास हो रहा है। इसी प्रकार से अभी मानने की भी जो अमीर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहा तो देश के हालात सुधर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जब तक ये गरीब हैं, ये गरीबी ऊपर उठ के नहीं आ सकते तो विकास बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तो ये सतह होते चार इस प्रकार के मानव विकास के। इसके बारे में क्या है थोड़ा सा डिटेल में तो क्या है हम आगे आएंगे जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में तो बाद में ही करेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही, आप इनको याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई।